हाँ जी, नमस्कार जी। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी कि जो 10 बैगर होते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं, बस थोड़ा-सा हमें अपनी आँख कान खुले रखने चाहिए। जो 10 बैगर होते हैं वो वही कंपनियाँ होती हैं जो हमारे आसपास अच्छा बिज़नेस कर रही हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बुक का, जो कि पीटर लिंच द्वारा लिखी गई बुक है। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है इन्वेस्टिंग के ऊपर। पीटर लिंच बोलते हैं स्टॉक हैज कम टू योर अटेंशन। ठीक है, जब कोई भी मान लो कोई प्रोडक्ट है जो आपको अच्छा लग रहा है, कोई भी XYZ प्रोडक्ट है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो सबसे पहले आपको काम करना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको रिसर्च करना है उस कंपनी के बारे में। ठीक है, उस कंपनी का प्रॉफिट क्या है, उस कंपनी की सेल्स क्या है, उस कंपनी के मार्जिन क्या है, उस कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उस कंपनी की वीकनेस क्या है, इसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है। यहां राइटर क्या बोलते हैं कि जैसे ही आपको कोई मालूम प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने करना है कि वो प्रोडक्ट जो है वो उस कंपनी में, ठीक है, उस कंपनी के प्रॉफिट में कितना योगदान कर रहा है। मान लो कोई एबीसी प्रोडक्ट है जो कि XYZ कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, तो पहला काम हमें करना है कि जो एबीसी का प्रॉफिट है, ठीक है, जो मतलब XYZ का जितना प्रॉफिट है उसमें से कितना योगदान एबीसी का है। ठीक है, मान लो XYZ का जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ है, ठीक है, और एबीसी का प्रॉफिट जो है वो 90 करोड़ है। मतलब क्या हुआ कि XYZ के प्रॉफिट में इसका योगदान जो है वो 90% है। ठीक है, दूसरा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब EZ करके कोई प्रोडक्ट है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़ है। ठीक है, XYZ द्वारा ही बनाए जाते हैं। मान लो XYZ द्वारा ये दो प्रोडक्ट ही बनाए जाते हैं, एक एबीसी प्रोडक्ट है, दूसरा है EZ। ठीक है, और EZ का जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़ है और एबीसी का जो प्रॉफिट है वो है 90 करोड़ है, और टोटल XYZ का प्रॉफिट जो है 100 करोड़ है। तो अब क्या हो सकता है, अगर XYZ अच्छा करेगा या खराब करेगा तो XYZ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरी ओर अगर EZ खराब करेगा या बहुत अच्छा भी करेगा तो XYZ पे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो जब भी आपको कोई प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है, कोई भी एबीसी प्रोडक्ट है जो आपको अच्छा लगता है, तो पहले आपको ये रिसर्च करनी है कि ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इस प्रोडक्ट का कितना योगदान है उस कंपनी के सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने में। ठीक है, कोई एबीसी प्रोडक्ट है जो कि XYZ द्वारा बनाया जाता है, तो एबीसी का कितना योगदान है XYZ को सक्सेस करने में या अनसक्सेसफुल करने में। स्टॉक हैज कम टू योर अटेंशन, मतलब कोई स्टॉक या आप बोल सकते हो कोई प्रोडक्ट जब भी आपकी कोई अटेंशन में आता है, मतलब पर्टिकुलरली आपको बहुत अच्छा लगता है और आप देख रहे हो कि बाकी लोग भी उसको बहुत खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट को, मतलब लोगों को भी वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो आपको रिसर्च करनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट जो है वो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और वो प्रोडक्ट उस कंपनी की बॉटम लाइन मतलब पैट, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, उसको बॉटम लाइन भी बोलते हैं, तो उसमें वो कितना योगदान करता है। ठीक है, पीपल नेवर स्पेंड 5 मिनट लर्निंग अबाउट कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि कभी भी 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करते कभी भी किसी स्टॉक के बारे में पढ़ने के लिए। बस ऐसे ही किसी ने बोल दिया, उनके कोई दोस्त ने या रिलेटिव ने बोल दिया और वो जस्ट बाय कर लेते हैं उस स्टॉक को। ठीक है, जब हमें कोई मोबाइल फोन भी खरीदना होता है ना, तो हम घंटों की रिसर्च करते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि कौन सा मोबाइल फोन अच्छा है, उसके बाद हम खुद रिसर्च करते हैं किसमें रैम अच्छा है, किसका बैटरी बैकअप अच्छा है। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं, कोई स्टॉक खरीदने की सोचते हैं, तो हम बिना सोचे समझे कुछ भी स्टॉक खरीद लेते हैं और उसके बाद हम उसमें फंस जाते हैं और हम उसके बाद अपना लॉस बुक करके ही उसमें से निकलते हैं। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टिंग में आए हो, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आए हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे रिसर्च तो करनी पड़ेगी पहले स्टॉक लेने से पहले। अगर आपको रिसर्च नहीं करनी तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको थोड़ा टाइम रिसर्च पे जरूर देना चाहिए जिस भी स्टॉक को आप बाय कर रहे हो।
इस चैप्टर में राइटर बोलते हैं कि जो स्टॉक होते हैं ना वो मेनली 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, जब भी मान लो आपने कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसके बाद आपने देख लिया कि ये इस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, तो वो कंपनी किस टाइप की कंपनी है या वो स्टॉक जो है वो किस टाइप का स्टॉक है। तो राइटर बोलते हैं कि जो स्टॉक्स होते हैं, जो भी इंडिया में या वर्ल्ड में स्टॉक होते हैं, वो मेनली उनको आप 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से 6 पार्ट है वही आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी स्टॉक को, ठीक है, किसी स्टॉक को पर्टिकुलरली इन 6 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा आपका सेलिंग का। ठीक है, मतलब कि आपको कब वो स्टॉक बाय करना है और कब उस स्टॉक को बेच के निकलना है, इसमें ये डिसाइड करने के लिए आपको बहुत हेल्प होने वाली है अगर आप इसको इन 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि स्टॉक जो होते हैं वो सभी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो आप कितना किसी स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हो ये उसकी कैटेगरी से ही पता चलेगा आपको। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक। ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन आपको कैसी रखनी है उस स्टॉक के रिगार्डिंग, वो आपको पता चलेगा कि वो स्टॉक किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। सेलिंग बिकम इजी, तो इससे क्या होगा, जो आपकी सेलिंग होगी वो बहुत इजी हो जाएगी। तो पहला पार्ट है जो, जब फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है स्लो ग्रोवर्स। ठीक है, ये क्या होती है, लार्ज एंड एजिंग कंपनी, जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरानी कंपनियां हैं, उनको बोलते हैं स्लो ग्रोवर्स, क्योंकि उनकी ग्रोथ रेट जो होती है ना 4 से 5% होती है। ये कभी कंपनियां थी जो कि फास्ट ग्रोवर, मतलब बहुत तेजी से जिन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन गेट टू टायर्ड, अभी बहुत ज्यादा थक गई हैं। क्या होता है, जब कोई भी कंपनी शुरू करती है तो वो एक एज अ फास्ट ग्रोवर शुरू करती है, बहुत ही तगड़ी उसकी ग्रोथ रेट होती है, लेकिन जैसे ही जितनी भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे वो उन सभी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा लेती है, तो उसके पास फिर कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं बचती और वो धीरे धीरे क्या आती है, एक स्लो ग्रोवर बन जाती है। ये कंपनियों की निशानी क्या होती है, मेनली रेगुलर डिविडेंड पेइंग करती हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो जो भी इनका प्रॉफिट आता रहता है वो डिविडेंड के रूप में ये अपने इन्वेस्टर को बांटती रहती हैं। डोंट एक्सपेक्ट बिग स्टॉक मूव्स। ठीक है, अगर आपका स्टॉक किसी स्लो ग्रोवर्स को बिलोंग करता है तो आप वहां पे ज्यादा बिग स्टॉक मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनियां कभी भी 10x या 20x नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 15% या 20% साल का चाहिए तो आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे मेरा पैसा 10 गुना या 20 गुना हो जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो इन कंपनियों से, तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे निराशा ही होने वाली है। आपका पैसा यहाँ पे 10 या 20 गुना नहीं हो सकता। आप अगर 15-20% का रिटर्न चाहते हो एनुअली, तो इन कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी जो कैटेगरी है वो है स्टालवर्ट्स। ये क्या होती है, स्लो ग्रोवर से थोड़ा सा तेज होती है। इनकी ग्रोथ रेट होती है जो 10 से 12% की ग्रोथ रेट होती है। फास्टर देन स्लो ग्रोवर्स, बाय देम फॉर 30-40% गेन। ठीक है, मतलब 30-40% अगर आपको रिटर्न कमाना है तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सेल एंड रिपीट प्रोसेस। ठीक है, जब भी मान लो कोई स्टालवर्ट कंपनी है, बिग कंपनी है, जब भी वो मान लो कभी 20-25 या 30% गिरी तो आप उसमें एंट्री ले सकते हो, और उसके बाद जैसे ही वो ऊपर गई थोड़ा तो आप यहाँ पे निकल सकते हो। आपको 30% या 40% का गेन मिल सकता है। अगर आप इसमें बैठे रहो कि हाँ भाई मेरा पैसा 10 गुना या 20 गुना हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका पैसा जो है वो 10-20 गुना नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको 30 से 40% का रिटर्न मिल सकता है, और उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हो और रिपीट कर सकते हो प्रोसेस, मतलब किसी और स्टॉक में सेम ऐसा ही कोई स्टॉक ढूंढ सकते हो और आप उसमें पैसा लगा सकते हो, और फिर उसमें 30-40% का गेन लेके उसमें से निकल सकते हो, और उसके बाद फिर से रिपीट प्रोसेस कर सकते हो। ऑफर गुड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग हार्ड टाइम। ठीक है, मतलब क्या है कि जब भी कभी हार्ड टाइम आता है, जैसे कोरोना आया, जैसे वॉर हुआ रशिया यूक्रेन का, तो ऐसी कंपनियां क्या होती हैं, बहुत ज्यादा सेफ होती हैं। ठीक है, जो स्टालवर्ट होते हैं बहुत ज्यादा सेफ स्टॉक होते हैं। जब भी हार्ड टाइम आता है तो ये आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। थर्ड कैटेगरी है फास्ट ग्रोवर्स। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो तेजी से भागती हैं, 20-25% का ग्रोथ रेट होता है। स्मॉल अग्रेसिव न्यू कंपनीज, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होती हैं ग्रोथ के रिगार्डिंग, 20 से 25%, 30% तक ग्रोथ रेट होती है इनकी। तो ये ऐसी कंपनियां होती हैं जहां पे आपका स्टॉक 10x
या 20x या 200 बैगर्स भी बन सकता है। ठीक है, 200x भी आपका स्टॉक हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही इन कंपनियों में रिस्क भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा रिस्की होती हैं। जब कभी कंपनी जो कोई फास्ट ग्रोवर है, जैसे ही उसकी ग्रोथ मान लो थोड़ी सी स्लो होती है, ठीक है, जैसे साइडवाइज होती है ग्रोथ उसकी, मान लो कोई कंपनी है वो 25% 30% से ग्रो कर रही है पिछले 5-10 साल से, लेकिन जैसे ही उसकी ग्रोथ रेट 5 या 10% होने लगती है तो उसका जो है डी रेटिंग बहुत जल्दी होती है। ठीक है, मान लो 25-30% पे ये ग्रो हो रही है तो ये पीई पे चल रही है, मान लो 50x पीई पे चल रही है, और जैसे ही इसकी ग्रोथ रेट स्लो होगी तो इसकी पी रेट यानी कि है 10, 12 या 20 पे भी आ सकती है। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत तेजी से नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये स्टॉक क्या होते हैं, बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं और बहुत ही तेजी से नीचे भी आते हैं, तो इनमें आपको केयरफुल होना पड़ेगा। डोंट नेसेसरी हैव टू बिलोंग टू अ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, ये एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि जो फास्ट ग्रोवर्स कंपनी होती है, जो बहुत जल्दी जहां पे स्टॉक जो है 10x या 20x होते हैं, वो किसी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। जैसे अभी थीम चल रहा है ईवी का, ठीक है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो ईवी से रिलेटेड कंपनियां हैं वो 10 गुना या 20 गुना हो जाएंगी। लेकिन क्या होता है, जो भी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है जैसे ईवी होगी, तो उसमें क्या होता है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, कंपटीशन बढ़ने से क्या होता है, कंपनियों के मार्जिन कम होते हैं, मार्जिन कम होने से क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो स्टॉक जो है वो परफॉर्म भी नहीं करेगा। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी फास्ट ग्रोवर स्टॉक होते हैं वो फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री को बिलोंग करें। नंबर 4 कैटेगरी है सिक्लिकल्स। ठीक है, सिक्लिकल कंपनियां क्या होती हैं, अप एंड डाउन वेरी क्विकली। ठीक है, ये कंपनियां के प्रॉफिट या सेल जो होती है वो अप एंड डाउन बहुत जल्दी से होती है। कभी सेल्स होता है कि 50% अप होगी और कभी होगा कि सेल जो है -50% हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही अप डाउन होते हैं इन कंपनियों में। जैसे स्टील होगी, केमिकल्स हो गए, ऑटोज हो गया, एयरलाइंस हो गया, तो इनके प्रॉफिट जो होते हैं बहुत ही फ्लक्चुएट होते हैं, अप एंड डाउन बहुत क्विकली होते हैं। अगर प्रॉफिट इस तरीके से अप डाउन होते हैं, उसी तरीके से इनका स्टॉक भी जो है वो अप डाउन होता है। मोस्ट मिसअंडरस्टूड स्टॉक होते हैं। ठीक है, इनको अंडरस्टूड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब कभी किसी भी ऐसे स्टॉकों का जब साइकिल आता है, ये स्टॉक तभी चलते हैं, अदरवाइज ये स्टॉक नहीं चलते। ठीक है, तो टाइमिंग इज एवरीथिंग। अगर आप किसी सिक्लिकल स्टॉक को सही टाइमिंग में पकड़ लोगे तो आपका पैसा हो सकता है कि 5x या 10x हो जाए। ठीक है, एक साल में ही हो सकता है कि 5-10 गुना हो जाए अगर आपकी टाइमिंग सही है। लेकिन अगर आप गलत टाइम पे इसमें एंट्री लिए तो हो सकता है कि आपका 80% या 90% जो पैसा है वो डूब सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है सिक्लिकल कंपनियों में, और मोस्टली इनको अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नंबर 5 कैटेगरी है टर्न अराउंड्स, नो ग्रोवर्स। ये ऐसे स्टॉक होते हैं जिनमें कुछ भी ग्रोथ रेट नहीं होती, पूरी तरह टोटली डिप्रेस्ड स्टॉक होते हैं। मान लो किसी कंपनी में कोई बहुत बुरा ऐसा हो गया कि उसके बाद वो उससे उबर ही नहीं पा रही, तो उनको आप बोलते हैं टर्न अराउंड स्टॉक। ठीक है, पूरी तरह डिप्रेस्ड रहते हैं और फिर अचानक से कभी मान लो 5, 10, 15, 20 साल से कोई स्टॉक ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे लाइन में, ठीक है, चल रहा है, उसके बाद वो एकदम ऊपर चलना शुरू होता है, तो इसको बोलते हैं टर्न अराउंड। ठीक है, कोई कंपनी होती है यानी कि जो कि यहाँ पे पहले चल रहा था स्टॉक, उसके बाद वो इतना गिर जाता है कि यहाँ पे आता है, उसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे घूमता रहता है, उसके बाद एकदम वो भागता है। मेक अप लॉस्ट ग्राउंड वेरी क्विकली। ठीक है, ये अपना ग्राउंड जो होता है, मतलब वापस की जर्नी जो होती है बहुत तेजी से करते हैं। अप एंड डाउन्स आर लीस्ट रिलेटेड टू जनरल मार्केट। ठीक है, मार्केट में चाहे बुल रन आए या बियर रन आए, ये अपनी ही चाल से चलते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं टर्न अराउंड। नंबर 6 है एसेट प्ले। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, कुछ कंपनियों के पास कुछ हिडन वैल्यूएबल एसेट पड़ी होती है। जैसे क्या हो गया, मान लो रियल एस्टेट है किसी कंपनी के पास। ठीक है, मान लो कोई कंपनी 100 करोड़ मार्केट कैप है और उसके पास 200 करोड़ की रियल एस्टेट ही पड़ी हुई है, या उसके पास 200 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट पे। ठीक है, तो आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। यू नो बट मार्केट डिड नॉट। ठीक है, आपको ये पता है
कि उसके पास रियल एस्टेट पड़ी है 200 करोड़ की और उसका मार्केट कैप जो ओनली 100 करोड़ है, तो यहां क्या हो गया, आपको 50% का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको 50% मिल गई, क्योंकि आपको पता है लेकिन मार्केट को नहीं पता। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, मार्केट को नहीं पता चलता लेकिन आपको दिख रहा है कि इसके पास रियल एस्टेट पड़ी है 200 करोड़ की, क्योंकि मार्केट में जब बियर रन आता है ना तो लोग बस ये सोचते हैं कि बेचो बेचो, उसी टाइम आपको असली अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ऐसी कंपनियां आपको मिल जाती हैं कभी कभार। लोकल एज ग्रेटेस्ट एडवांटेज, मानो आप किसी ऐसी कंपनी में, मानो आप स्टील कंपनी में किसी में काम करते हो, ठीक है, और वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुका है स्टॉक। ठीक है, मान लो कोई कंपनी है जो कि 100 करोड़ पे है और आप उसमें काम करते हो, तो आपको पता है कि भाई 200 करोड़ की तो इसके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, तो ये कंपनी 100 करोड़ की कैसे हो सकती है, मतलब मार्केट कैप का मतलब है कि 100 करोड़ में आपको पूरी कंपनी मिल रही है। अब जिस कंपनी के पास 200 करोड़ का रियल एस्टेट में पड़ा है, उस कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 50% का बार्गेन मिल रहा है। ठीक है, 200 करोड़ तो प्रॉपर्टी है, बाकी और भी बहुत सारी एसेट होंगी उसके पास, तो यहाँ पे आपको 50% तो प्रॉपर्टी में ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए और उसके बाद आपको आराम से बैठ जाना चाहिए। मार्केट कभी ना कभार 1-2 साल में उसको रिकॉग्नाइज करेगी और आपको उसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 कैटेगरी थी जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करो। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि ये स्टॉक जो है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, 6 में से किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो आपका सेलिंग इजी हो जाएगा और आपकी एक्सपेक्टेशन उतनी रहेगी। ठीक है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन भी उसी हिसाब से रहेंगी जिस हिसाब से वो स्टॉक जो है वो अपनी कैटेगरी को बिलोंग करेगा। कंपनी डोंट स्टे इन सेम कैटेगरी फॉर एवर, कोई भी कंपनी है वो हमेशा एक कैटेगरी में नहीं रहती। जो फास्ट ग्रोवर होते हैं वो हो सकता है आने वाले 10-15 साल में स्लो ग्रोवर बन जाए या स्टालवर्ट बन जाए, उसी तरह जो कोई स्लो ग्रोवर्स है हो सकता है वो आने वाले टाइम में फास्ट ग्रोवर बन जाए या एसेट प्ले बन जाए या टर्न अराउंड्स बन जाए। सेलिंग अ स्टॉक में बी इजी, अगर आप इस तरीके से अपने स्टॉक को कैटेगरी में डिफाइन कर लोगे तो आपकी सेलिंग जो है, मतलब आपको कब उस स्टॉक को सेल करना है वो इजी हो जाएगी और आपको सही टाइम पे, और आप सही टाइम पे उस स्टॉक को बेच के निकल सकते हो और आप प्रॉफिट कमा सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।